तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने उससे भी पहले आपको लेक्चर 0 डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस की बातें करी हैं। आपकी सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट वाइज आपके एग्जाम में उनकी कितनी वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो भी डिस्कस करिए। कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो और अच्छे नंबर कैसे स्कोर करना है, वो सारी बातें मैंने लेक्चर 0 में डिस्कस करी हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। यदि वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, और साथ में फिर ये लेक्चर नंबर 1 भी देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 1 की। तो बेसिकली लेक्चर 1 में हम लोग जो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 4 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4। और हर यूनिट की जो वेटेज है वो बेटा इक्वली है। इक्वली का मतलब हो गया कि वहां पे 2 क्वेश्चन, राइट, 2 क्वेश्चन वहां पे कंफर्म पूछे जाएंगे। 2 के 3 भी हो सकते बट दो तो कंफर्म है। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में जो स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में, दैट इज यूनिट नंबर 4। ठीक है, वाई वी स्टार्ट दिस यूनिट? बिकॉज गाइस दिस इज द ओनली यूनिट जहां से आपका न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, राइट। इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यदि आपको ये लग रहा है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो गलत सोच रहे हो, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा। और मजे की बात क्या है, ये यूनिट नो डाउट जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चंस की वेटेज रखती है। 2 क्वेश्चंस का मतलब हो जाता है 36 मार्क्स। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है एंड आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। उन 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, राइट। और 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये 90 नंबर, 90 मार्क्स आपके यहाँ से फ्रेम हो गए। तो ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी टू रीड है। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं आपको यूनिट की वेटेज के साथ साथ उनके टॉपिक्स के बारे में बताऊं, तो एक तो हमें यहाँ पे अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पॉवर्टी कैपेबिलिटी के बारे में, ठीक है, वो पढ़ना है। दैट इज द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हिज बुक, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमें दोस्तों यहाँ पे देवराज रे, उसका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करना, दैट इज इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। एंड आफ्टर दैट देवराज रे का ही चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करना, दैट इज पॉवर्टी। अब ये कंप्लीट थ्योरी है बेटा, दिस इज कंप्लीटली थ्योरी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि अगर पेपर में पूछा गया तो यहाँ पे थ्योरी पूछी जाएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और मजे की बात, ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये बहुत इजी है। इजी का मतलब ये है कि अगर आप इसको 1 टाइम रीड करोगे बेटा, आपको पहली बारी में समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ 6 से 7 पेजेस के नोट्स दूंगा, वहीं से उतना क्वेश्चन आपका बेसिकली आ जाएगा। सिमिलरली आपका चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ से बेटा आपका न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी यहाँ से फ्रेम दोगी। और ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 है पॉवर्टी, यहाँ से बेटा आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। अब ये जो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल की वेटेज ज्यादा होगी। जैसे 18 मार्क्स का है तो मिनिमम 12 to 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल मैच होगा और 4 से 6 नंबर का यहाँ पे थ्योरी मैच होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देवराज रे चैप्टर नंबर 6। हम जनरली अभी यूनिट 4 कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपकी यूनिट 4 पे कमांड हो जाए तो आप बहुत सेफ साइड आ जाओगे। फिर उसके बाद में हम यूनिट 1 2 3 इस तरीके से करेंगे। ये से इसको हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। हेडिंग लिखेगा आप लोग मेरे साथ में बेटा, दैट इज। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। देखो, हमारे पास यूनिट 4 है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आपको ना यहाँ पे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। मैं आपको यूनिट वाइज 10-10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, यूनिट वाइज। और जिसमें से जैसे यहाँ से तो न्यूमेरिकल ही होंगे, 8 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली दूंगा मैं यहाँ पे आपको, राइट। तो आप ये 10 क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया से, और उसके सारे जो सोल्यूशन है वो मेरे नोट्स में कवर्ड होंगे,
तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। प्लस जो नोट्स हैं, तो मैं जनरली जो लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास में, ये भी नोट्स आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी भी बेटा आपको नोट्स जो है मिलेंगे। वैसे हम क्लास में भी काफी कुछ स्टडी करेंगे, तो वो भी आप बेटा नोट्स अपने एंड पर बनाइएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारा एक हेडिंग दिखेगा आप लोग यहाँ पे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। ये आप रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देबराज रे, ठीक है, बुक है देबराज रे, काफी अच्छी बुक है ये, वहां से हम लोग उठा रहे हैं ये टॉपिक। यहाँ से जो फ्रेमिंग है, न्यूमेरिकल की फ्रेमिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, प्लस डेरिवेशन, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे फ्रेमिंग है, और प्लस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपको शॉर्ट में कितना स्टडी करना है। शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर। देखो बेटा, एक तो आपको यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज इकोनॉमिक इन इक्वालिटी के बारे में। व्हाट इज इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ठीक है, क्या होती है इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। एंड आफ्टर दैट, कि इकोनॉमिक इन इक्वालिटी के बाद में जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, उसमें किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा आइडिया दूं, तो जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बाद में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिल रही है, तो दिस इज द इनकम फ्लो, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसके अंदर अब बेटा आपको 4 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। एनोनिमिटी प्रिंसिपल होता है, पॉपुलेशन प्रिंसिपल होता है, रिलेटिव प्रिंसिपल होता है, डाल्टन प्रिंसिपल होता है। मतलब किस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग इकोनॉमी में इन इक्वालिटी का एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड उसके बाद में द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंज कर्व। ठीक है, लॉरेंज कर्व, तो ये यहाँ से बेटा आपका पूरा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये जो पार्ट है दैट इज द थ्योरी, मतलब ये थ्योरी प्लस डेरिवेशन है, थ्योरी प्लस डेरिवेशन टाइप। ठीक है, अब इसको थ्योरी बोलो। ठीक है, डेरिवेशन में इनके फॉर्मूलाज होंगे, बस वो तो आपको याद करने हैं बेसिक लेवल पे। थ्योरी होगा मतलब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डाल्टन प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या। ठीक है, डाल्टन प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ा सा माइंड में अच्छे से रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल फ्रेम दूंगा जिसमें आपको डायग्राम वगैरह बनाना होगा। और एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, दैट इज गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, एक्चुअली वो लॉरेंज कर्व का ही पार्ट होता है। लॉरेंज कर्व का जो गैप होता है उसको गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ से आपके फॉर्मूला डेफिनेटली वो लोग आपसे पूछेंगे, फॉर्मूला इन शॉर्ट डेरिवेशन, राइट। तो ये आपके पास 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, जो ये आपको स्टडी करने हैं। एंड इस चैप्टर से मैं आपको 2 to 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करूंगा, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कंबाइनली प्रोवाइड करूंगा। 3 क्वेश्चन जिनके आंसर यहीं पर ही लिखे हुए होंगे, और आप इजिली स्टडी कर लोगे, राइट। जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इन इकोनॉमिक में इनइक्वालिटी अराइज ही कैसे होती है। देखो, इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी अराइज होती है वो ड्यू टू मैनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जिसमें हम मेजर डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं, एक तो होता है पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा हम ये जनरली मान के चलते हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देखो, कभी भी पेपर में आया कि व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो उसका सीधे सीधा कनेक्शन होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से, कि हमारी इकोनॉमी में कितने लोग की ग्रोथ हो रही है, कितने लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज और,
एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ। तो इस बात को अपने माइंड में रखना। डेवलपमेंट इज अ रेगुलर प्रोसेस, राइट। डेवलपमेंट एक कह सकते हो हेडिंग होती है जिसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इकोनॉमी का हर पर्सन को जो है वो डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले, राइट, वो डेवलप्ड हो, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है वो रेगुलर प्रोसेस होता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अचीवेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल, इंडिया कैसी है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका कैसी है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, मतलब उसकी कुछ कंट्रीज, अफ्रीका की कुछ कुछ कंट्रीज। यूएस कैसा है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और ऐसे जापान, और वो डेवलप से भी ऊपर आ चुके हैं। और एक बार बताओ, अब वो डेवलप्ड है, हम अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि यूएस वालों ने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं ना। वो रेगुलर प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग होता है। और हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, इट इज अ गुड मेजर, it is a good measure of economic development। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा मेजर माना जाता है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी में लोगों की ग्रोथ हो रही है तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम डेवलपमेंट की तरफ हैं, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ? अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या हो जाता है? दिस इज समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। हम वैसे तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बट हम लोग जनरली जो मान के चलते हैं दैट इज इट इज ऑल अबाउट टू चेंज इन द एवरेज इनकम एंड एग्रीगेट इनकम, राइट। देखो, जो मेरे नोट्स होंगे उनमें सारी बातें लिखी हुई होंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इट इज ऑल अबाउट टू चेंज इन एग्रीगेट इनकम। आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हेडिंग चल रही है, एग्रीगेट इनकम और और एवरेज इनकम। तो क्लियरली अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम या एवरेज इनकम में बदलाव आता है तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ये बढ़िया तरीके से एक बात होगी। दूसरी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कनेक्ट टू द कनेक्टेड टू द इकोनॉमिक मैनी फैक्टर्स, राइट, ठीक है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ में टू दी मैनी इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमी के काफी सारे फैक्टर्स पे ये कनेक्ट होता है। जैसे आप बोलते हो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब किसी ने अगर कार खरीद ली है तो हम कहते हैं उसकी तरक्की हो रही है ना। किसी ने नया घर खरीद लिया है, हम कहते हैं अरे भाई ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। या आप हो, आपने पेपर दिए, आपके इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मार्क्स आ गए, तो आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है। और अगर आप मान लीजिए आपकी ग्रोथ हो जाती है और वो ग्रोथ अगर बहुत सारी हो जाती है तो दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड हो जाता है इकोनॉमी में, तो आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। बट इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजर कनेक्शन होता है, जो मेजर इंपॉर्टेंस होती है, वो हम मान के चलते, मैंने बोला कार ले ली तो इट इज ऑल अबाउट टू चेंज योर इनकम, ठीक है। आपने नया घर ले लिया, इनकम, आपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो आपके पास कुछ अच्छी खासी रिसोर्सेज आ गई होंगी। अब ऐसे थोड़ी कि मजे ले रहे थे, पेपर देके आ जाओ, अच्छे मार्क्स आ गए। ऑब्वियस बात है, आपने पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई करने में आपके पास रिसोर्सेज आ गई होगी, रिसोर्सेज के नाम पे आपके पास आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, या आपने कुछ नोट्स अरेंज कर लिए होंगे, या आपके पास में जैसे एग्जांपल इंटरनेट फैसिलिटी है तो आपको हर चीज गूगल पे इजीली मिल गई। मतलब इंटरनेट फैसिलिटी इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल थिंग्स जिनके बेसिस पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मानते हैं हम लोग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो बेसिकली द द
इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट। देखो हमारी इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, दैट इज, अब वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा होगा तो दैट इज सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमी बेनिफिट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वहां पे हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात आपको बेटा? ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्वेश्चन आता है सर, अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपने बता दी, बट हाउ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्ट टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आपने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ इस, ठीक है, जो आप बता रहे हो, अब ये किस प्रकार इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से कनेक्ट होती है। तो अब ध्यान रखना, अगर हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने बोला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ देयर इज एनी, इफ देयर इज एनी अनइक्वल या अनइक्विटेबली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स और इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और यू कैन से दैट बेनिफिट, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अराइजेस। क्लियर? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कब अराइज होती है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ में जब हमारे रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक बेनिफिट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो क्यों मैं यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। इकोनॉमिक वर्ड यूज करने का मतलब हो गया, जैसे जैसे हम लोग किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम लोग अगर इक्वली काम कर रहे हैं, इक्वली काम करने का मतलब हो गया कि हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो देर इज अ डिफरेंट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर सैलरीज, राइट, हमारी सैलरीज में डिफरेंस होगा। अब इस डिफरेंस को बोलने के दो तरीके, या तो मैं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी इन स्किल्स है, कि स्किल्स की भी तो नॉलेज फर्क हो गया। तो किसी भी प्रकार का अगर अनइक्वल डिस्कशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी। एंड अब मुकेश अंबानी है, बहुत सारे पैसे कमा रहा है, सबको पता है, बिलियनियर है, हम ये थोड़ी बोलेंगे हो, मतलब मैं इनइक्वालिटी को खुद से उनको थोड़ी कंपेयर करूंगा, नहीं, उनका पैटर्न अलग है, मेरा पैटर्न अलग है, मैं कंपेयर करूंगा जब मेरी सेम कैटेगरी के लोग मुझसे ज्यादा कमा रहे होंगे। तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बहुत सारे फैक्टर्स पर बताया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग क्लास में तो मेन मेन बातें डिस्कस करेंगे, बट जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना बेटा, सारे नोट्स, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बाकी जो क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ वो भी बेटा आप जो है रीड करते रहना। अब यहाँ पे टू रीजन होते हैं, वाई वी, टू रीजन, टू रीजन फॉर स्टडिंग, फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक inequality, economic inequality which exists in the form of, which exists, इसको बता देते जरा, exist in the form of, in the form of unequal distribution, unequal distribution of income and wealth, of income and wealth। दो रीजन होंगे, पहला रीजन होगा हमारा फिलोसफिकल एंड एथिकल ग्राउंड पर, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज बेसिकली ऑन दी फिलोसफिकल एंड एथिकल ग्राउंड पर, जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि दैट इज, देयर इज नो रीजन, दैट इज, देयर इज नो रीजन व्हाई, there is no reason why individual should, मतलब these are the things जिनको हम नहीं मानते, बट उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टडी करना है। मतलब इसको अगर मैं हटा दूं,
is first is treatment. Treatment is unequal. Treatment is unequal for lifetime economic resources. Lifetime economic resources, नंबर वन। ठीक है, पहला रीजन। एंड सेकेंड रीजन कि मतलब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इसलिए भी जो है स्टडी कर रहे हैं कि एक तो हमारा जो लाइफ टाइम इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके या उसको एलिमिनेट किया जा सके। एंड सेकेंड, व्हाई वी स्टडी इट इज ऑल्सो, it also reduces the possibility 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 of economic inequality from the society. So there are two reasons why we study the economic inequality. ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक तो क्वेश्चन आपका जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जितनी भी बातें हम लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना दो बातें ऐसी हैं जो हमें सीखनी है। एक तो देखो, जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है दैट इज डिपेंड्स ऑन, आप कह सकते हो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज depends on current expenditure, right? Current expenditure, and current expenditure is what, whenever let's suppose हम लोग मान लेते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो एक प्रकार का जो प्रोड्यूसर है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट है, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है। बट किसी और के लिए इनकम है, दैट इज इनकम फ्लो। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको चार्ट भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा है कि जो आपकी लॉन्ग रन इनइक्वालिटी होती है इज डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट रन इनइक्वालिटी। लेकिन ये बात क्लियर है कि इनइक्वालिटी जो होती है वो शॉर्ट रन में भी होती है, लॉन्ग रन में भी होती है, बट शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की दोनों की इनइक्वालिटी अलग अलग होती है। आप इस बात को कुछ ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और हम लोग इनइक्वालिटी को सिंपली कह रहे हैं कि भाई द चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम। मान लो एजेंट ए जो है वो स्किल्ड है और ये जो है ये अनस्किल्ड है, या फिर आप कह सकते हो लेस स्किल्ड है। तो अगर मैं इनकम ऑफ एजेंट बी की बात करूं, इनकम ऑफ एजेंट ए की बात करूं, तो जनरली स्किल्ड एजेंट की ज्यादा इनकम होगी। तो देखने में तो लग रहा है कि ये इनक्वालिटी है, ठीक है, प्रेजेंट ही हो रहा है इनक्वालिटी है। अब कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो ये भी ऐसा तो है नहीं कि वो इनकम बराबर कर दे, वो ये करेगी कि जो अनस्किल्ड वाला है उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएगी कि वो उसकी, क्योंकि इनकम कम है, इनक्वालिटी वो फेस कर रहा है क्योंकि वो अनस्किल्ड है, तो वो ऐसे प्रोग्राम बनाएगी जिसपे वो स्किल्ड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ शॉर्ट रन इनक्वालिटी। लेकिन इन द लॉन्ग रन होगा क्या कि अब ये एजेंट ए और एजेंट बी, ठीक है, अब ये दोनों की, अब देखो दो, बोथ ऑफ देम बिकम स्किल्ड, बट जो एजेंट ए है और एजेंट बी है, अभी भी एजेंट ए की देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनइक्वालिटी अभी भी हो, क्योंकि एजेंट ए को हो सकता है अब इन द लॉन्ग रन उसको उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनकम मिल रही है ज्यादा। ठीक है, तो पहले रीजन अलग था इनइक्वालिटी का और अब रीजन अलग है इनइक्वालिटी, राइट? पहले रीजन अलग था इनइक्वालिटी का और अब रीजन अलग है। पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड के बेसिस पे वेजेस अलग अलग थी, और मान लीजिए वो लॉन्ग रन में आ गया, जैसे जैसे लॉन्ग रन में आ गया, तो जो अनस्किल्ड वाला है ना उसके उन्होंने कुछ प्रोग्राम के बेसिस पे स्किल्ड सीख ली, तो हो सकता है कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनइक्वालिटी रहे। किस बेसिस पर रहे? एक्सपीरियंस के बेसिस पर रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी सेम है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में,
डिफरेंट होगी, एग्जिस्ट जरूर करेगी। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बेटा दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा एंटायर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? टू टाइप्स, कौन कौन से? नंबर वन इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, functional distribution, right? And other is personal income distribution. पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? तो दो प्रकार के अपने पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब जनरली अगर हम बात करें पहले फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पर्सनल इनकम तो आप समझ गए, लोगों को जो अलग अलग प्रकार की इनकम मिल रही है अलग अलग तरीके से। आप एक ना डायग्राम देखो, चार्ट देखो, जैसे अपन लोग मान लेते हैं जैसे एग्जांपल हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, लेट सपोज हमने यहाँ पे प्रोडक्शन मान लिया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है। अब मान लो हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे एग्जांपल, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते थे अपने पास में, जरा मैं इसको यहाँ बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर हो सकती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर हो सकती है, ठीक है, और लैंड हो सकता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल। अब तक कैपिटल को हम जनरली नहीं लिख रहे क्योंकि वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड हो जाता है, हम लोग तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान के चलते, ठीक है, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप कैपिटल बोल दो इसे, ठीक है, तो वो कुछ नहीं, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में लेबर है, तो हम ये कह सकते हैं द वेजेस ऑफ डिफरेंट स्किल्स, राइट? यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा दैट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में फंक्शनल चीजें, जैसे फंक्शन हो गए कि ये लेबर्स हैं तो एक इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने जमीन किराए पे ले रखी थी, तो ये अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा एज अ रेंट। और ये हमने थोड़ा सा पैसा कहीं से ले रखा था, अपना खुद का भी लगा रखा था, कहीं से उधारी भी ले रखी थी, तो वहां के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा और मैं खुद के लिए प्रॉफिट निकालूंगा निकालूंगा तो दिस इज बेसिकली फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जनरली पहले आ जाता है वेजेस ऑफ डिफरेंट स्किल्स वर्कर्स, डिफरेंट स्किल्स वर्कर, ठीक है, ये हमने मान लिया, एक हो गया पार्ट। उसके बाद में एक पॉइंट होगा हमारा रेंट, उसके बाद में एक पॉइंट होगा हमारा बेटा यहाँ पे प्रॉफिट, और कैन से दैट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को तो डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो अपना हो गया फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, बट हाउ दिस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्ट टू द पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से दैट इनकम फ्लो। तो अब आएगा यहाँ पे पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो जनरली अब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में लेबर है, ठीक है, हमारे पास में लेबर है दैट इज हाउस होल्ड, नॉट लेबर का हाउस होल्ड, क्योंकि देखो जितने भी हमारे पास में फैक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाउस होल्ड वन, हाउस होल्ड टू, हाउस होल्ड थ्री एंड हाउस होल्ड फोर, हाउस होल्ड फोर,
ठीक है, तो वी हैव बेसिकली हाउस होल्ड, मान लो, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हाउस होल्ड वन है, लेट सपोज देयर आर हाउस होल्ड वन, हाउस होल्ड टू, ठीक है, एंड हाउस होल्ड थ्री, एंड आफ्टर दैट हाउस होल्ड फोर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हाउस होल्ड है। अब देखो, जो वेजेस ऑफ डिफरेंट स्किल्स वर्कर्स है, ये जैसा हमें रीडिंग में ऑथर ने बताया, हम सिर्फ वही एक अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, और सेकंड ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, एंड फोर्थ ये इनके पास भी किया। ठीक है, तो आप भी कह सकते हो जो वेजेस डिफरेंट स्किल्स हैं वो सबके पास गया, सारे हाउस होल्ड के पास गया। अब रेंट, रेंट किसे दिया जाएगा? जिससे लैंड उधार लिया था, ठीक है, उधार मतलब किराए पे लिया था। ठीक है, तो सबने तो नहीं दिया होगा, जो है लैंड, जिसके पास होगा उसने दिया होगा। तो जस्ट वी एज्यूम दैट कि जो लैंड है वो हाउस होल्ड टू और हाउस होल्ड थ्री इन्होंने दिया है। ठीक है, तो एक इनकम इनको गया डिस्ट्रीब्यूशन, और हाउस होल्ड थ्री एक इन्हें गया। ठीक है, लेट सपोज, तो इनके पास गया डिस्ट्रीब्यूशन। और अब प्रॉफिट और इंटरेस्ट, भाई सबने तो, सब तो मालिक नहीं रहे होंगे हाउस होल्ड के, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के सब तो मालिक नहीं होंगे। तो मान लो इन चारों में से कुछ मालिक हैं, या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप थी जिन्होंने पैसा लगाया था, तो दो का मान लो, इन्होंने पैसा लगाया था और इन्होंने लगाया था। ठीक है, अब तुम एक अंडरस्टैंडिंग बैठाओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम किसकी है? हाउस होल्ड थ्री की सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इसके पास ज्यादा पैसे होंगे। और सबसे कम किसके पास है? सबसे कम हाउस होल्ड वन के पास है, तो इसके पास सबसे कम इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। समझ में आई है मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इन दोनों के नाम पर बेस्ड होगा, मतलब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम पे फोकस करना। यदि क्वेश्चन में ये नाम लिखे हुए हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाली बातें बता देता हूँ, शॉर्ट में लिखवा देता हूँ फॉर द क्लास नोट पर्पस। बट आफ्टर दैट जो मैं आपको फुल फ्लेज नोट्स दूंगा, वो आप बेटा थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है? फुल फ्लेज नोट्स आपके लिए यहाँ पर होंगे, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना। बाकी शॉर्ट नोट आप यहाँ पे मेरे साथ में लिख लो, ठीक है? ओके, दैट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, लिखना है यहाँ पे मेरे साथ में। फंक्शनल distribution tells us about tells us about returns returns to different factors, to factors different factors different factors of production such as labor of different skills, labor of different skills, right? Capital equipment, capital equipment, right? Of services kind, right? Land एक्सेट्रा, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एंड हाउ दिस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड हाउ these different factors of production are owned by individual in society, are owned by individual in society, ठीक है? In society, right? In society,
ठीक है। द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, बस एक दो लाइन और है, ठीक है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन tells us more about more about the relationship between inequality between inequality and other features of development and other features of development, right? Features of development. However, understanding of how economic inequality, understanding economic inequality, economic inequality is created in a society requires that we must understand how factors are paid and how factors are owned and how factors are owned, राइट। तो एक छोटा सा नोट था यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मतलब अगर ये पेपर में आ जाता है तो ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बेटा यहाँ पे बना देना, मतलब एक छोटा सा पिक्चर। और दो प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इनकम, राइट। तो आप, एंड दिस इज ऑल्सो द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द हाउ the economic inequality arises and how it is connected to the economic growth, right? और economic growth and economic development में थोड़ा सा डिफरेंस, और तो पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस नहीं आएगा, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आएगा, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। तो आज के सेशन में हम इतना रखते हैं। इसके बाद का जो सेशन हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनोनिमिटी प्रिंसिपल, पॉपुलेशन प्रिंसिपल, रिलेटिव प्रिंसिपल, डाल्टन प्रिंसिपल। उसके बाद में पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लॉरेंज कर्व का, वहां पे हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, मतलब एक सेशन और चैप्टर खत्म, राइट। एंड आफ्टर दैट एक सेशन में इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए रखूंगा, मतलब न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चंस तो आपको वो थ्योरेटिकल नोट्स में तो मिल जाएगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो हम यहाँ पे पूरा का पूरा बेटा सॉल्व करेंगे। तो इन 3 क्लासेस हम लोग यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे चैप्टर नंबर 8 है, उसके लिए भी 3 क्लासेस मुझे चाहिए मेजर लेवल पे, ठीक है। और एक क्लास मुझे चाहिए चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम दी अमर्त्य सेन बुक में से, जो चैप्टर 4 है दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच, राइट। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।